वही तो तुम हंसा था तो निकाल दो। ठीक, हंसना भी जरूरी है भाई साहब में। पलक जी, सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश सिविल में आपके सिलेक्शन होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चलिए, मैं पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप अपनी सफलता के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर मेरी सक्सेस के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे ईश्वर को। और सर मेरी मदर का पूरा सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है हमेशा से। और मेरे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिंग थे सर। चलिए, आपने जैसे बताया कि आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब दबाव आपको बहुत ज़्यादा रहा है, तब आप कैसे उसको हैंडल किया आपने दबाव को, और आपकी फैमिली कैसे सपोर्ट कर सकती है आपको? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करना चाहते पर समझ नहीं पाते कैसे सपोर्ट करें ऐसे दबाव वाले टाइम में, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा नहीं हुआ था तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी। एक कुछ पीरियड ऐसा था कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। उसमें मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरी मदर ने मुझे हमेशा ये बोला कि अपना काम है पढ़ना, और रिजल्ट फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आएगा ही आएगा। तो मैंने यही सब सोचा। और मेरी सिस्टर भी हमेशा मुझे यही बोलती थी कि हमेशा अपनी जर्नी एंजॉय करना, जो भी आप काम कर रहे हो। तो मैंने यही बातें ध्यान में रखी और उनके सपोर्ट से फिर मुझे आज ये सक्सेस मिली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके भाई से भी मिला हूँ, और आपके भाई से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी हमसे ये बोला था कि पलक जो है वो मैच्योर है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली लड़की है, पर बाकी सफलता असफलता तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो वो भी मतलब आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी बातों से समझ में आया। अच्छा लगा हमें ये देख के। चलिए, तो अब मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने प्रीलिम्स की तैयारी कब स्टार्ट की और कैसे स्टार्ट की? सर प्रीलिम्स की तैयारी, मतलब जो 12 सब्जेक्ट्स हैं, जो एमपी जुडिशरी का सिलेबस है, वो एक तरह से पढ़ना ये शुरू कर दिया था थर्ड ईयर में। मतलब मैं श्योर हो गई थी कि मुझे जुडिशरी ही करनी है। बट सर फाइनल ईयर तक आते आते ये था कि एक बार मेरे सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो गए थे। और फिर हमें फाइनल ईयर के बाद एक बहुत अच्छा पीरियड मिला था, लॉकडाउन पीरियड। तो उसमें प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी साथ में चलने लग गई थी। तो प्रीलिम्स आते आते हम मेंस के लिए भी काफ़ी कुछ प्रिपेयर्ड थे सर। और सर आपने भी लॉकडाउन में प्रॉपर क्लासेस देके हम लोग को बहुत गाइड किया था, जजमेंट राइटिंग और सब कुछ आपने प्री के टाइम पे ही प्रिपेयर करा दिया था। तो तभी हम लोग प्री और मेंस साथ में ही पढ़ते जा रहे थे सर। चलिए, थैंक यू पलक, आपने हमारे लिए भी क्रेडिट दिया। चलिए, इस पे हम एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि प्रीलिम्स के साथ साथ आपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि भाई प्रीलिम्स की तैयारी कब स्टार्ट करें, और प्रीलिम्स यदि तैयार हम हो चुका है तो हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? सर मैं ये बोलूँगी कि हम जैसे हम सागर में रह रहे हैं, तो सर बाहर के जो बच्चे हैं, जो वेल रिसोर्स्ड बच्चे हैं, जैसे इंदौर भोपाल के या दिल्ली में जो बच्चे हैं जो प्रॉपर कोचिंग्स ले पाते हैं, वो अपने फाइनल ईयर में पूरे तैयार हो जाते हैं। तो हमें भी अब तो ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था है, तो हमें भी ऐसे स्टडी करना चाहिए कि हम फाइनल ईयर तक तैयार रहें, कि अगर हमारे पास कोई वैकेंसी आती है कॉलेज के बाद ही तुरंत, तो हम फर्स्ट अटैम्प्ट में उसको क्लियर करने की क्षमताएं रखें अपने पास। नहीं, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे आपने प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो कैसे आपने उसको तैयारी स्टार्ट की थी? सर प्री का मैंने सर ये किया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स लगाते थे बैरिक्स पढ़ के, और सर प्री के टाइम पे ही नोट्स बनाते जाते थे। तो प्री में हम जो बैरिक्स में दिए हैं वो वाले नोट्स नहीं बनाते। जैसे एडवर्स पोजीशन अगर एक टॉपिक है तो उसके बारे में नोट्स बनाएंगे, क्योंकि उसकी अलग कमेंट्री पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट है, तो वो 2 लाइन का सेक्शन है, बट उसमें कमेंट्री पढ़ने की ज़रूरत है। तो जिन सेक्शंस में कमेंट्री की ज़रूरत है सिर्फ मैं उसी के नोट्स बनाती चलती थी प्री के साथ साथ। चलिए पलक जी, तो हम लोग प्रीलिम्स की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रीलिम्स में आपने लॉ का पोर्शन कैसे तैयार किया? सर लॉ मैंने बैरिक से ही पढ़े हैं, और मैंने कुछ बुक्स भी रेफर करी थी एविडेंस एक्ट में और टीपीए में सर। और सर फिर बाकी मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो सर मैं एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड ओटी सॉल्व करती थी, और फिर जब वो पूरा सब्जेक्ट हो जाता था उसके बाद फिर से पूरी ओटी सॉल्व करती थी उस सब्जेक्ट की। तो मुझे पता चल जाता था, एक चेक हो जाता था कि चीज़ें याद रह रही हैं कि नहीं रह रही है। तो इस तरह से मैंने लॉ प्रिपेयर बिल्कुल, मतलब आपका एक ये है कि बैरेक्ट एक बार पढ़ना पर ओटी कम से कम 2 बार लगाना।
जिससे आपका प्रीलिम्स मजबूत हो गया। जी सर, और आपने भी बता रखा था कि कम से कम दिन में 100 to 200 ओटीज लगाने ही लगाने हैं। तो सर एक वो टारगेट रहता था डेली का कि कम से कम 100 ओटी लगा के ही उठना है किसी भी सब्जेक्ट में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, क्योंकि यदि आप ओटी नहीं लगाते हैं तो प्रीलिम्स के लिए तैयार नहीं हो सकते। चलिए, तो ये आपका लॉ का पोर्शन हो गया। अब इसके बाद आता है जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की बात आती है। तो करंट अफेयर्स, ये तीनों चीजें आपने कैसे तैयार की थी? सर जीके एमपी की जीके मैंने पुणेकर की बुक हिंदी में आती है सर, उससे पढ़ी थी। और सर स्टैटिक जीके के लिए न्यूसेंट रेफर करा था। और सर आपने भी हम लोग की जीएस की क्लास लगवाई थी सर, मॉर्निंग क्लास जीएस की रहती थी जो, सर उससे स्टैटिक जीके पूरा कवर हो गया था, इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी। बाकी करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब के वीडियोस देखना और सर रेगुलर न्यूज़पेपर एंड प्रतियोगिता दर्पण पढ़ती थी। चलिए, और आपने ये आपका कंप्यूटर इंग्लिश कैसे तैयार किया प्रीलिम्स के लिए? सर कंप्यूटर इंग्लिश के लिए मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करे सर, सिविल जज के नहीं। हाँ, एमपी हाई कोर्ट जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है उसमें एमपी में इंग्लिश और कंप्यूटर पूछा ही जाता है। तो जैसे लॉ क्लर्क के पेपर हैं या जो सर हायर जुडिशरी वाले पेपर हैं, उसमें कंप्यूटर और इंग्लिश के जो सेक्शंस थे वो मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करे थे। चलिए पलक जी, अब हम लोग मेंस की बात करेंगे, और मेंस को हम लोग 3 पार्ट में रखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट में आपका फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर आता है। तो आपने सब्जेक्टिव पार्ट की कैसे तैयारी की, इसके बारे में बताइए आप। सर मैंने सब्जेक्टिव पार्ट के लिए सुरभि वाधवा बुक जी की बुक आती है वो रेफर करी थी और बैरिक्स पढ़े थे सर, और उसी में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करी थी। एक क्वेश्चन पेपर लगाना एक दिन में कंपल्सरी रख रखा था ग्रुप पे कि ये तो करना ही है, बस सर ऐसी सब्जेक्टिव पार्ट करी। अच्छा, सब्जेक्टिव पार्ट में एक और चीज़ है कि आजकल लोग जजमेंट भी आंसर में ऐड करने लगे हैं। कुछ जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं वो करते हैं, कुछ लेटेस्ट जजमेंट करते हैं। उनको कैसे प्रिपेयर किया था आपने? सर आंसर राइटिंग में सर एक तो लैंडमार्क जजमेंट होनी चाहिए और एक रीसेंट जजमेंट होना चाहिए। तो सर उसके लिए एक परीक्षा मंथन की केस लॉस की बुक आई थी, पतली सी बुक है वो, उसमें रीसेंट केस लॉस होते हैं और टॉपिक वाइज केस लॉस होते हैं। तो सर वो रेफर करा था, और सर जो रीसेंट डेवलपमेंट होते हैं वो लाइव लॉ के थ्रू मैंने पढ़े थे। चलिए, इसके बाद आता है आपका, जैसे सेकंड पेपर की हम लोग बात करते हैं। सेकंड पेपर में ऐसे राइटिंग, समराइजेशन और ट्रांसलेशन होता है। तो आपने सेकंड पेपर की तैयारी कैसे की थी? सर पहले सेकंड पेपर में मैंने ये करा था कि ये पेपर कंप्लीट करके आना है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन का पार्ट इतना लेंदी हो जाता है। तो पहले मन में ये सोच रखा था कुछ इतनी प्रैक्टिस करनी है ट्रांसलेशन की कि एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम ना हो। तो सर मैंने पेपर ही जो सॉल्व करे थे, मैंने सेकंड पेपर ज़्यादा सॉल्व नहीं करे थे, पर पहले मैं समराइजेशन कर लेती थी। तो हाफ एन आवर में सिर्फ समराइजेशन को देखती थी कि सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर्स के सारे समरी सॉल्व करने के बाद फिर सर मैं ट्रांसलेशन, मैंने सोच रखा था कि 40 मार्क्स का हो गया, तो मैं ऐसे में भले 1-2 पेज कम लिख के आ जाऊंगी तो इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन ट्रांसलेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो सर फिर मैंने 40 मार्क्स का ट्रांसलेशन कंप्लीट करा था। और मैं डिक्टेशन लेती थी रेगुलर मेरी मदर से और मेरी फ्रेंड से, जो मेरी हिंदी राइटिंग प्रैक्टिस कराती थी। मतलब स्पीड मेंटेन करने के लिए? जी सर। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ये इशू रहता है कि हम हिंदी में ट्रांसलेशन में थोड़ा वीक रहते हैं, तो मैं उसके डिक्टेशन लेती थी। डायरेक्ट डिक्लॉट से मैं हिंदी वाला पैराग्राफ एक पूरा लिखवाती थी कि कोई मुझे डिक्टेट करे और मैं लिख लूँ हिंदी में। चलिए पलक जी, हम लोग मेंस पर बात कर रहे थे। तो मेंस में जजमेंट राइटिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो जजमेंट राइटिंग आपने कैसे तैयार की, इसके बारे में जरूर बताएं। सर जजमेंट राइटिंग तो मैंने आप ही से सीखी थी सर। आप ही ने सिखाया था कि प्रॉपर मार्शलिंग एप्रिसिएशन कैसे करना है, और सर जो हम लॉ पढ़े हैं उसको कैसे अप्लाई करना है ये पूरा आप ही से सीखा था मैंने। तो बस जजमेंट राइटिंग में सर ये है कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना रहता है, तो वो हमें प्रैक्टिस से ही आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। कैसे प्रैक्टिस करती थी, थोड़ा इस बारे में बताइए हमें। जजमेंट सर मैं वीक में 2 जजमेंट, एक क्रिमिनल और सिविल की लिखती थी। मतलब वीकली था ये, पर डे जजमेंट राइटिंग नहीं करती थी। और फिर जो हमारा पैटर्न है जो इस साल चेंज हो गया था, रिपीटेड सेक्शंस के पैटर्न चल रहे थे सर, उसमें प्रैक्टिस करी थी। पर इस बार पूरा वहीं पे जाके पता चला था हमें कि क्वेश्चन पेपर न्यू पैटर्न में था, न्यू सेक्शंस थे। तो वो यही है कि अगर आप एक स्किल डेवलप कर लेंगे तो वो आपको कोई भी सेक्शन हो आ जाएगी सर।
जजमेंट राइटिंग के बारे में मुझे भी यही लगता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और उनका ये रहता है कि ये फॉर्मेट अच्छा नहीं बनता है, हमको वो नहीं बनता है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। ये सब चीज़ें तो हमें नहीं लगती इतनी महत्वपूर्ण है। हमें ये लगता है कि आप एक नए पैटर्न के लिए भी आप तैयार रहें मेंटली। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जजमेंट राइटिंग में आपको पता नहीं होता है कि प्रॉब्लम कैसे बनेगी। जैसे इस बार देखिए आप बिल्कुल एक अलग टाइप की प्रॉब्लम थी, और ऐसा हर बार होता है, कुछ ना कुछ अलग टाइप का आता है। तो हमें इसकी स्किल अपनी डेवलप करनी होती है, ना कि आप पुरानी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पुरानी जो आपने फॉर्मेट पे एक जजमेंट लिख रखा है उसी को आप याद कर रहे हैं। ये चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें बस ये लगता है कि आप अपनी स्किल को इतना मजबूत कर लीजिए जिससे कुछ भी आ जाए आपके सामने, आप उस पर एक जजमेंट लिख सकें और बहुत अच्छा जजमेंट लिख सकें जिसपे सामने वाला नंबर भी दे सके। चलिए, तो जजमेंट राइटिंग की हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इंटरव्यू में आप जैसे आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था, तो आपने तैयारी कैसे की इंटरव्यू के बारे में, इस बारे में बताइए सबसे पहले। तो सर इंटरव्यू में भी मैंने सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंटरव्यू में। तो सर वो तभी आता है जब आपके सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो। तो पहले मैंने सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करे थे सर, और फिर मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। और मैंने रेगुलर मॉक इंटरव्यूज़ विधान लॉ क्लासेस में ही दिए थे, डेली मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो सर वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा था। अच्छा, जैसे आप इंटरव्यू के मॉक की बात कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में मॉक टेस्ट की क्या वैल्यू होती है, मॉक इंटरव्यू की क्या वैल्यू होती है? सर मेरे साथ ऐसा था कि इंटरव्यू में एक भी क्वेश्चन ना रिपीट हुआ था वहाँ पे, ना सेम एक भी, इतने सारे मॉक देने के बाद भी कुछ भी रिपीटेशन नहीं था मेरे इंटरव्यू में। बट सर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारी स्किल डेवलप हो जाती है, और क्वेश्चन को हैंडल करने की एक स्किल थोड़ी बहुत डेवलप होती है हमारे अंदर, कि हम न्यू क्वेश्चन से डरते नहीं हैं वहाँ पे जाके। बिल्कुल, हमारा भी यही मानना है कि आपको जो है, जो मॉक में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको याद नहीं करना है, पर हाँ उन क्वेश्चनों पे एक आंसर तैयार जरूर कर लेना है, जिससे ये होता है कि आपकी जो नेचुरल स्किल है वो डेवलप हो जाती है। चलिए पलक जी, हम लोग बात करने वाले थे कि इंटरव्यू के टाइम एक दबाव आता है, और मेंस में भी रहता है दबाव। तो एग्जाम के टाइम जो दबाव आता है उसको हैंडल करने के लिए आप क्या करती हैं, या आप कैसे उसको हैंडल कर पाती हैं? सर मैं ऑनेस्टली कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता था। और मैं लकी हूँ इस मैटर पे कि मैं अपनी फैमिली फ्रेंड से ये चीज़ें डिस्कस कर लेती थी, तो मैं थोड़ा लाइटर फील करती थी और फिर वापस पढ़ाई करने लगती थी। चलिए, आपके आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप विधान लॉ क्लासेस के बारे में क्या बोलना चाहेंगी? सर आपसे मैं अपने फाइनल ईयर से ही जुड़ी हुई हूँ विधान लॉ क्लासेस से। सर मेरा प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में आपने मुझे दोनों अटेम्प्ट में मेरी बहुत हेल्प करा है, और सर मैं बहुत थैंकफुल हूँ विधान लॉ क्लासेस। चलिए, हमें भी बहुत 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 खुशी हुई आपकी बात सुन के, और कहीं ना कहीं आपकी सफलता को देख के भी हम बहुत खुश हुए थे, क्योंकि जब पिछले बार आपका 0.33 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया तब उस रिजल्ट को लेकर हम दुखी भी थे, और इस बार जब आप सफल हुई तो हमें बहुत खुशी भी हुई। पर अभी भी कुछ लोग रह गए हैं जो सिलेक्ट होने चाहिए थे इस बार और नहीं हो पाए हैं, तो भगवान करेगा वो भी सब सिलेक्ट होंगे आगे चल के। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं दुखी भी था, पर आपकी सफलता ने हमें खुश भी किया। चलिए ठीक, थैंक यू। आप यहाँ तक आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए।